हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मिस विदिति रस्तोगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, IPEM गाज़ियाबाद। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि निजीकरण का क्या अर्थ है और भारत के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के निजीकरण का क्या अर्थ है, और इसका हम मूल्यांकन करेंगे कि शिक्षा के निजीकरण के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि निजीकरण का क्या अर्थ है। यदि हम देखें तो निजीकरण का अर्थ है कि जितने भी आपके प्रोडक्शन सोर्सेज हैं और जो आपके पब्लिक सोर्सेज हैं, यदि उन पर पब्लिक का अधिकार है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अधिकार है, तो उस एरिया को हम कहते हैं कि उस एरिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, उस एरिया का निजीकरण हो गया है। अब यदि हम बात करें शिक्षा के निजीकरण की, तो यदि शिक्षा के जितने भी सोर्सेस हैं उन पे यदि पब्लिक का अधिकार हो जाता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का अधिकार हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण हो गया है। परंतु यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का ना तो पूरी तरह से निजीकरण हुआ है और ना ही पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि जब शिक्षा पूरी तरह से सरकारी तंत्र के हाथ में हो तो उसे हम कहते हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। तो यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एक ऐसा एरिया है जिस पे सरकारी तंत्र और निजी संस्थाएं दोनों मिलकर काम करती हैं। तो ना तो शिक्षा का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण हुआ है और ना ही पूरी तरह से निजीकरण हुआ है। पर फिर भी सिर्फ यदि हम शिक्षा के निजीकरण के कॉन्सेप्ट को अलग करके देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, स्ववित्त पोषित संस्थाएं हैं, वो शिक्षा में अपनी जो भी भागीदारी दे रही हैं, जिस तरह से भी भागीदारी दे रही हैं, तो उस भागीदारी को हम कह सकते हैं कि वो जो शिक्षा दे रही हैं, वो इस संस्थाएं, वो शिक्षा का निजीकरण है। अब ये संस्थाएं निजीकरण शिक्षा प्रोवाइड कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो हम भारत में शिक्षा के निजीकरण का मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन करने में जैसे कि हम जानते हैं कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे। यदि हम बात करें कि इसके भारत में शिक्षा के निजीकरण के क्या गुण हैं, तो सबसे पहले यदि हम बात करें गुणों की, तो सबसे पहला गुण है कि जो भारत है, भारत में पॉपुलेशन बहुत अधिक है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार के लिए संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो निजी संस्थाएं हैं वो शिक्षा की व्यवस्था करने में सरकार का सहयोग कर रही हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि शिक्षा को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने में वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, यानी कि शिक्षा के प्रसार में वो अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इसके साथ ही साथ हर एक बच्चे का में अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से शिक्षा पाना चाहते हैं, और इसलिए हर एक एरिया में हर एक बच्चे की नीड के अनुसार शिक्षा प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं। वो उनकी आवश्यकता, उनके इंटरेस्ट एरिया के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराने के अवसर दे रही हैं। इसके साथ ही जैसे हमने पहले बात करी कि भारत में पॉपुलेशन बहुत अधिक है। अब यदि सभी पॉपुलेशन शिक्षा लेना चाहे तो उस केस में और सिर्फ सरकारी तंत्र ही हो जो शिक्षा प्रोवाइड कर रहा हो, तो उस केस में सरकार के ऊपर प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो
जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सरकार के इस प्रेशर को, सरकारी तंत्र पर इस प्रेशर को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर रही हैं। साथ ही यदि हम देखें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कोशिश करती हैं कि वो अच्छे से अच्छा शिक्षा बच्चों को दें, उनमें एक हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग रहती है। तो इसलिए वे अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत मेंटेन रखते हैं, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ अच्छा रिजल्ट देने की भी कोशिश करते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं शिक्षा के निजीकरण के, या निजी संस्थाएं द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं कि इसके दोष क्या क्या हैं। सबसे बड़ा दोष, जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, निजी संस्थाएं अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही हैं, अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, तो इसके बदले वे एक अच्छी फीस भी हमसे लेते हैं। उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत अधिक होता है, उनकी शिक्षा बहुत महंगी होती है, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना इतना आसान नहीं है। तो एक दोष इनका ये है। दूसरा, कुछ शिक्षण संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, सभी मान्यताओं की जो शर्तें हैं उसको फुलफिल कर रही हैं, पर इसके साथ ही साथ कुछ निजी संस्थाएं ऐसी भी होती हैं जो मान्यता की शर्तों की पूर्ति नहीं करती, जितने भी नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल नहीं करती और स्कूल रन कर रही हैं, स्कूल ओपन कर लेती हैं, उसको रन भी करती हैं। अब अगर ऐसी संस्थाएं खुली हुई हैं और शिक्षा प्रोवाइड कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे विद्यार्थियों के चयन में भी कुछ ना कुछ भेदभाव किया जाएगा, कुछ ना कुछ पार्शलिटी होगी। तो इस तरीके से ये संस्थाएं कहीं ना कहीं, और उनकी इंटरनल मार्किंग सिस्टम में, उनके एग्ज़ाम में, उनके एवेल्यूएशन में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक्षपात किया जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, कुछ शिक्षण संस्थाएं हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दे रही हैं। साथ ही साथ चूँकि ये सरकारी तंत्र से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो कई बार इनसे जो विद्यार्थी पास आउट होते हैं, जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, उनकी एबिलिटीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि चूँकि इन्होंने यहाँ से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से किया है, एजुकेशन प्राप्त की है, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम होती है, उनको यूजुअली रोज़गार नहीं मिलते हैं, या मिलते हैं तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में अवसर नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से चूँकि इन संस्थाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो इसीलिए इनसे निकलने वाले विद्यार्थियों की मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। अब चूँकि मार्केट वैल्यू कम हो गई और इस वजह से सभी विद्यार्थियों को रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं। ये संस्थाएं बच्चों को शिक्षा तो दे रही हैं, परंतु उन सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, रोज़गार नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं देश में जो शिक्षित बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। तो ये भी इसका एक दोष है। तो इस आधार पर हम कंक्लूज़न की फॉर्म में कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक निजी संस्थाएं या जो शिक्षा का निजीकरण है वो शिक्षा के एक्सपेंशन में, शिक्षा के प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, पर अभी भी उनकी कार्य पद्धति में कुछ सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि क्वालिटी को और एक्सपेंशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। आई होप आपको शिक्षा के निजीकरण का कॉन्सेप्ट और उसके गुण दोष समझ में आए होंगे। धन्यवाद।